20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अगले 20 मिनट में हम आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला और सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। अपनायत और मान मनुहार वाली परमाणु नगरी पोखरण में हत्यारीन बीवी के काले कारनामे और नाजायज रिश्ते का खौफनाक मंजर सामने आया है। अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्मों तक साथ निभाने वाली पत्नी ने अपने ही हाथों से पति का गला घोट दिया। बेवफा बीवी की ये खूनी कहानी पोखरण शहर के खटीकों के मोहल्ले की है। 7 अगस्त की रात को रेखा ने अपने पति महेश कुमार के खाने में जहर मिला दिया। जब पति के पैर लड़खड़ाने लगे तो पत्नी रेखा ने अपने प्रेमी के कहने पर पति का गला घोट दिया। बीवी की इस दास्तान से हर किसी की रूह कांप उठी है, लेकिन पत्नी का कलेजा तक नहीं पसीजा। पुलिस ने मामले की जांच की तो जानकारी मिली कि मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ खाने में जहर मिलाया और अपने पति की हत्या कर दी। क्रैक करते हुए पूरा खोलते हुए रेखा को हत्या में और जो धनराज नाम का व्यक्ति है जिसका मित्र है उसको आपराधिक षड्यंत्र महेश की हत्या का रचने में गिरफ्तार कर लिया। आमतौर पर अस्पताल के फर्श पर पड़े शख्स की तस्वीर सुविधाओं की किल्लत की कहानी कहती है, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल अलग है। यहाँ स्ट्रेचर के अभाव में दर्द से कराहता मरीज फर्श पर नहीं पड़ा है। ये जनाब मरीजों को सेहत की सौगात देने वाले डॉक्टर साहब हैं। जी हाँ, वही डॉक्टर जिन्हें धरती का भगवान कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब को आखिर जमीन पर क्यों लेटना पड़ा? वजह जानने के पहले ये समझ लीजिए कि मामला है कहाँ का। तो जनाब, हैरान करने वाली ये तस्वीरें बूंदी के तालेड़ा CHC से आई हैं। यहाँ शराब के नशे में एक चिकित्सक फर्श पर पड़े दिखे। डॉक्टर जितेंद्र चौधरी के शराब के नशे में फर्श पर बेसुध पड़े होने की सूचना पर मरीजों और उनके अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया और शराबी चिकित्सक को बर्खास्त करने की मांग की। CHC में हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची तालेड़ा पुलिस ने शराबी चिकित्सक का मेडिकल करवाया। इधर हंगामा कर रहे मरीज और अभिभावक शराबी चिकित्सक की बर्खास्तगी की मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद पुलिस ने शराबी डॉक्टर की रिपोर्ट CMHO को भेजकर कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिया। तब जाकर मामला शांत हुआ। देश में फैली कोरोना महामारी के कारण कई लोगों ने अपनी जान खोई थी। जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी थी वे इससे ग्रसित होने के बावजूद ठीक हो गए थे, लेकिन कमजोर इम्यूनिटी के लोगों ने इसके सामने घुटने टेक दिए थे। आने वाले समय में भी ऐसी महामारी का खतरा बरकरार है, इसलिए राजस्थान सरकार अपने राज्य के लोगों को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें औषधीय पौधे दे रही है। तस्वीरें अलवर की हैं, जहां कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया घर घर औषधि को अंजाम तक पहुंचाने में दिलो जान से जुटे हैं। ये काफ़ी रिसर्च के बाद ये तय किया गया कि ये जो 4 पौधे जो हर घर बांटे जा रहे हैं, ये रोग निरोधक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण इनका योगदान है। आयुर्वेद में तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ जैसे औषधीय पौधों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छी औषधि बताया गया है। इसलिए तीसरी लहर के लिए राज्य के लोग आयुर्वेद को अपनाएं और घर घर में ये 4 औषधीय पौधे लगाकर दैनिक रूप से इनका इस्तेमाल करें। राज्य के जिलों में पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, तहसील समेत दूसरे विभागों के माध्यम से औषधीय पौधों का वितरण किया जा रहा है ताकि आसानी से लोगों को योजना का लाभ मिल सके। चलिए अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। 9वीं सदी के सम्राट मिहिर भोज की जाति से जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में क्षत्रिय और गुर्जर समुदायों के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों समुदायों के लोग महाराजा मिहिर भोज को अपना पूर्वज बताते हैं और इसीलिए जब सड़क पर मिहिर भोज के नाम के आगे एक होर्डिंग पर गुर्जर लिखा गया तो क्षत्रिय समुदाय ने होर्डिंग ही फाड़ दी। कुछ लड़के होर्डिंग पर चढ़ गए और जब तक पूरी होर्डिंग फट नहीं गई तब तक उन्हें चैन नहीं आया। सड़क पर प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ जमा हो गई जो क्षत्रिय समुदाय की एकता के नारे लगाती रही।
जबकि महाराजा मिहिर भोज को अपनी जाति का बताने वाले गुर्जर समुदाय के लोग भी गुस्से में हैं। शहर के एक अहम हाईवे पर उतरकर प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। किसी गाड़ी पर पत्थर बरसाए तो किसी पर लाठियां बरसा दी। दोनों समुदायों के झगड़े के बाद हालात काबू में करने के लिए प्रशासन को धारा 144 लगानी पड़ी। ज्यादा तूल नहीं दें और जो भी घटना हुई है उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के आजमगढ़ के डोडोपुर गांव में भोजन पकाते समय अचानक रसोई गैस का सिलेंडर फट गया। इस हादसे में एक घर मलबे में तब्दील हो गया। वहीं 3 मासूम सहित कुल 11 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा उस वक्त हुआ जब महिलाएं चूल्हे पर खाना बना रही थीं। तेज आवाज के साथ फटे सिलेंडर से रसोई की छत उड़ने के साथ ही बगल के कमरे की दीवार भी ढह गई। आग से झुलसे और मलबे में दबे लोगों को किसी तरह से ग्रामीणों ने बाहर निकालकर सदर अस्पताल भेजा। गांव डोडोपुर है निजामाबाद तहसील में, वहाँ गैस लीकेज हुई जिससे आग लग गई और सिलेंडर फट गया, जिसमें कुछ लोग बचा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 50 वर्षीय लालमन की पत्नी और उसकी बेटी रसोई में खाना बना रही थी। इस बीच सिलेंडर में लीकेज से उसमें आग लग गई। आग लगते ही दोनों महिलाएं चीख उठीं। उनकी आवाज सुनकर घर के दूसरे लोग समेत पड़ोसी भी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने लगे। इस बीच सिलेंडर गर्म होकर फट गया। तेज धमाके के साथ फटे सिलेंडर से रसोई की छत उड़ गई, वहीं सटे हुए कमरे की दीवार भी ढह गई। इस धमाके से आग बुझा रहे लोग झुलस गए। आनन फानन में ग्रामीणों ने सभी को सदर अस्पताल भिजवाया। यूपी के सहारनपुर में विश्व अखाड़ा परिषद के लोगों के साथ रह रहे उत्तराखंड के नितिन पंत ने कलीम सिद्दीकी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हां, नितिन पंत से अली हसन बने और बाद में इस्लाम छोड़कर अपने धर्म में लौटने वाले नितिन पंत ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बताया कि जब उसको मुजफ्फरनगर के फुलत की एक मस्जिद में रखा गया, तब वहां के संचालक कलीम सिद्दीकी उससे कई बार मिला और दूसरे लोगों को इस्लाम में लाने का लालच दिया। नितिन का कहना है कि कलीम ने उससे कई बार कहा कि तुम उच्च जाति के हिंदू लड़कियों को फंसाओ, उनका अश्लील वीडियो बनाओ, इसके अलावा युवाओं को नशे का आदी बनाओ, जिसके बदले तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। नितिन का कहना है कि कलीम ने यह भी बताया कि उनको इन सब के लिए विदेशों से पैसा मिलता है। नितिन का कहना है कि इनका एक हेड ऑफिस दिल्ली के रोहिणी इलाके में भी है। नितिन पंत ने यूपी सरकार की तारीफ की है और सरकार से गिरोह के दूसरे सदस्यों को भी जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। और मुझे वहाँ कई यातना मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया गया। मेरे को वहाँ से निकलने में मुझे गलत बातों के लिए प्रेरित किया जाता था। लड़कियों को फंसाया जाए, लड़कों को फंसाया जाए, उनको नशे की आदत डाली जाए, उनके अश्लील वीडियो बनाए जाए। यूपी की गोरखपुर पुलिस ऑपरेशन हंट चलाकर अपराधियों पर लगातार नकेल कस रही है। ऐसे में पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। गोरखपुर एसएसपी विपिन ताडा ने एक साथ जिले के 33 बदमाशों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। इसके साथ ही सभी थानेदारों को अभियान चलाकर इन बदमाशों को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी विपिन ताडा के मुताबिक विभिन्न संगीन अपराधों में वांछित चल रहे फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन हंट शुरू किया गया है। इसके तहत गैंगस्टर और अन्य संगीन अपराधों के 33 बदमाशों पर इनाम घोषित कर उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। ऐसे ही दूसरे थानों के वांछित बदमाशों को चिन्हित कर उनकी सूची भी तैयार की जा रही है। जल्द ही दूसरे बदमाशों पर भी इनाम घोषित किया जाएगा। ये सभी दुर्दांत अपराधी हैं जिन पर पूर्व से कई मुकदमे दर्ज हैं और प्रत्येक इस अभियुक्त पर 25,000 रुपये नकद का पुरस्कार मेरी तरफ से घोषित किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर इस पर इनाम की रकम बढ़ाई जाएगी, जिससे कि जनता को प्रोत्साहित किया जा सके कि वो इनके खिलाफ सूचना दें। गुजरात के जामनगर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक ट्रक एक कच्चे पुल से नीचे नदी में गिर गया। हादसे से ठीक पहले वो ट्रक धीमी रफ्तार से उस पुल के ऊपर से गुजर रहा था, लेकिन पुल के किनारे की मिट्टी धंसने की वजह से ट्रक फंस गया और एक ओर झुक गया। पुल की दूसरी तरफ जो लोग खड़े थे, उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, वो ट्रक सीधे नीचे नदी में जा गिरा। पुल से नीचे गिरने के बाद वो ट्रक नदी में पलटकर उल्टा हो गया। बताया जाता है कि ट्रक के गिरने से ठीक पहले उसका ड्राइवर बाहर निकल गया था, जिससे वो हादसे की चपेट में आने से बच गया। गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में कई दिनों से बहुत भारी बारिश हो रही है, जिसमें जामनगर जिला भी शामिल है और गुजरात के इन इलाकों में
बाढ़ जैसे हालात की वजह से 100 से ज्यादा सड़कों पर आवाजाही बंद है, इसलिए लोग जहां रास्ता खुला है उधर से ही निकल रहे हैं। तेलंगाना के आदिलाबाद से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कुछ लोग सैलाब में फंस गए। बताया जाता है कि गांव के कुछ लोग जब एक नाले को पार कर रहे थे, उसी वक्त पानी का स्तर अचानक बढ़ गया, जिसकी वजह से वो लोग नाले के बीच में ही फंस गए। हालांकि उन लोगों ने समझदारी दिखाई और पत्थरों पर खड़े हो गए, लेकिन पानी का बहाव लगातार तेज हो रहा था। ऐसे में खुद का संतुलन बनाए रखने में उनको काफी परेशानी होने लगी। जरा सी चूक होने पर उनका पानी के साथ दूर तक बह जाना तय था। उन लोगों को सैलाब में फंसा देखकर आसपास के कई लोग नाले के किनारे जुट गए। तुरंत पुलिस को खबर दी गई, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। थोड़ी ही देर में मोटी रस्सियां उन लोगों तक पहुंचाई गई ताकि उनके सहारे वो लोग किनारे तक पहुंच जाएं। रस्सी खींच के पकड़ो। उन रस्सियों की मदद से धीरे धीरे वो लोग सैलाब को पार कर किनारे तक पहुंचे, तब जाकर उनकी जान में जान आई। दरअसल महाराष्ट्र और उत्तरी तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हुई तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का असर झारखंड के कुछ जिलों में पड़ा है, जहां जोरदार बारिश की वजह से भारी तबाही मची। इस आफत से सबसे ज्यादा नुकसान पूर्वी सिंहभूम जिले में हुआ, जहां कई इलाकों में लगातार हुई बारिश से बाढ़ आ गई। सामने आई एक तस्वीर में एक गांव पूरी तरह पानी में डूबा दिखाई दिया। ऐसा लगने लगा कि पूरे गांव में नदी बह रही हो। वहां पानी का बहाव भी काफी तेज दिखा। इन हालात में लोगों को अपने कच्चे मकानों के ढह जाने का डर सताने लगा। यही वजह रही कि गांव के गांव खाली करने पड़े। एक दूसरे इलाके में बारिश का पानी तो बह गया, लेकिन अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया। वहां मिट्टी से बने कई मकान या तो बारिश में ढह गए या उनमें कई जगह दरारें पड़ गईं। उनमें रहने वाले लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं कि वो इन्हें ठीक करा सकें। भारी बारिश और तूफान के बाद कई लोगों को तो 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। खाना वाना भी तो ठीक टाइम से नहीं मिल रहा है। 7 दिन से बारिश हो रहा है तो कैसे मिलेंगे। तूफान से राज्य में तबाही की ऐसी ही तस्वीरें कई दूसरे जिलों से भी सामने आई हैं। ओडिशा के कटक से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक हाथी को बचाने गई टीम की नाव नदी में डूब गई, जिससे राहत दल के कई जवानों की जान खतरे में पड़ गई। बताया गया कि हाथियों का एक झुंड महानदी को पार कर रहा था, तभी एक हाथी पानी की तेज बहाव में फंस गया, जिसे बचाने के लिए नदी में उतरी टीम जैसे ही उस हाथी के पास पहुंची, तेज बहाव की वजह से उनकी नाव का संतुलन बिगड़ गया। राहत दल के जवानों ने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। नाव के नदी में पलटने से उस पर सवार सभी जवान पानी में गिर गए। उस वक्त वहां नदी का बहाव इतना तेज था कि उन लोगों के डूब जाने का खतरा मंडराने लगा। गनीमत ये रही कि जिस पुल के नीचे उनकी नाव डूबी, उस पुल पर पहले से ही राहत दल के दूसरे जवान और आसपास के कई लोग मौजूद थे। उन्होंने तुरंत उनकी तरफ रस्सियां फेंकी ताकि वो उनके सहारे पुल के ऊपर आ सकें। नदी में डूब रहे जवानों ने बिना देरी किए उन रस्सियों को पकड़ लिया और धीरे धीरे उनकी मदद से पुल के ऊपर पहुंचे। वो हाथी भी अपनी जान बचाने के लिए नदी में यहाँ वहाँ तैरता दिखाई दिया। मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां नेशनल पार्क के हाथी एक साथ पिकनिक मनाते दिखे। बताया जाता है कि जंगल की रखवाली के साथ लोगों को सैर कराने वाले इन हाथियों के लिए वहां हर साल एक खास कैंप का आयोजन होता है, जिसमें इस बार भी हाथियों की जमकर खातिरदारी की गई। सामने आई तस्वीरों में 14 हाथी एक साथ खड़े नजर आए, जिन्हें उनकी पसंद के फल और दूसरी चीजें खाने को दी गई। कतार में खड़े हाथियों के सामने खाने की मेज लगाई गई, जिन पर तरह तरह के फल दिखाई दिए। वहां लाए जाने से पहले हाथियों को अच्छी तरह नहलाया गया और उनकी मालिश की गई। इस अवधि में हाथियों की तेल मालिश होती है, उनकी सेहत की जांच की जाती है। वहां पिछले कई सालों से हाथियों के लिए 1 हफ्ते का ये खास कैंप रखा जाता है, जिसमें हाथियों के साथ उनकी देखभाल करने वाले भी शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत बेरोजगारों को उद्योग स्थापित करने के लिए मिलने वाले कर्ज और सब्सिडी में बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है। हैरान करने वाली खबर मध्य प्रदेश के सीधी जिले से सामने आई है। यहाँ उद्योग विभाग और बैंक दोनों मिलकर इस योजना में पलीता लगा रहे हैं। यही वजह है कि योजना के तहत लाखों रुपए लोन और सब्सिडी देने के बाद भी अब तक उद्योग स्थापित नहीं हो सके हैं।
ताजा मामला यहाँ के एक व्यवसायी सुनील का है, जिसने आरओ प्लांट लगाने के नाम पर उद्योग विभाग से 3 वर्ष पहले 25 लाख का लोन लिया था। उसकी सब्सिडी भी उसे 5 लाख से अधिक मिल चुकी है, लेकिन अब तक आरओ प्लांट स्थापित नहीं किया गया है। इस पूरे मामले का खुलासा होने पर अब अधिकारी जांच और कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। एक व्यापक पैमाने पर यहाँ एक लोन और उसकी सब्सिडी का खेल खेला जा रहा है, जिसमें एक ही परिवार ऐसा है छात्र छात्राएं रोज स्कूल पहुंचते हैं, पर गुरुजी इस स्कूल में कभी कभार ही आते हैं। लेकिन बिहार के बाढ़ अनुमंडल के कोरारी हाई स्कूल के लिए ये कोई नई बात नहीं है। खास बात यह है कि छात्रों के लिए बनाई गई लाइब्रेरी भी उनके किसी काम की नहीं। जी हाँ, अलमारी में करीने से रखी गई किताबों का सिलेबस से कोई लेना देना नहीं। यकीन नहीं होता तो पुस्तकालय अध्यक्ष से पूछ लीजिए। किताब जो कोर्स संबंधित किताब सब नहीं है, 10 तक का कुछ है भी तो +2 का है, जो इसका कि विद्यार्थी का क्लास यहाँ नहीं चलता क्योंकि इसकी फैकल्टी +2 के नहीं है। अब है कि जो जनरल किताब कुछ है जो कि नॉलेज का है, लेकिन बच्चे की आवश्यकता की फिलहाल नहीं है। कोरारी हाई स्कूल में न स्मार्ट क्लास है और न विषयों की पढ़ाई के लिए पर्याप्त शिक्षक। ऐसे में इन बच्चों का भविष्य सुधरे भी तो कैसे? स्मार्ट क्लास होता है? एक भी दिन नहीं हुआ है अभी तक। टीवी है लगा हुआ स्मार्ट क्लास में? आतिशबाजी से रोशन आसमान और रसगुल्ले से मेहमानों का स्वागत तस्वीरें बिहार के कटिहार के उस लाल के घर की है, जिसने यूपीएससी में टॉप कर अपने परिजनों और जिले का मान बढ़ा दिया है। जी हाँ, यूपीएससी में टॉप करने के बाद शुभम के घर में शुभकामनाएं देने वालों का हुजूम उमड़ रहा है। इस बीच कदवा प्रखंड के कुम्हारी गांव में उनके घर में जश्न का माहौल है। शुभम के पिता देवानंद सिंह ग्रामीण बैंक में मैनेजर हैं, जबकि मां हाउसवाइफ हैं। पिता को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनका बेटा यूपीएससी टॉपर है। रिजल्ट जारी होते ही पुणे से टॉपर होने की सूचना शुभम कुमार ने मोबाइल पर अपने पिता देवानंद सिंह को दी। शाम 6 बजे के आसपास, 6 बजे के बाद जब मैं ऑफिस बंद करके निकल रहा था, उस समय मेरे बेटे का फ़ोन आया कि पापा यूपीएससी का रिजल्ट हो गया। तो मैंने जैसे ही पूछा क्या रिजल्ट हुआ, कैसा रिजल्ट रहा, तो हाँ पापा हो गया और रैंक 1 आया। मेरे कानों को विश्वास नहीं हुआ। मैंने दोबारा फिर उससे बात की कि रैंक कितना रैंक बताया, तो बोला कि पापा मैं टॉप कर गया। और बोलते बोलते उसके आंख में आंसू आ गए, साथ साथ मुझे भी। भारत के इतिहास में कुछ तारीखें कभी नहीं भूली जा सकती। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी पर अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने जो किया वो ऐसी ही एक तारीख थी। इसने अंग्रेजी राज का क्रूर और दमनकारी चेहरा सामने ला दिया। निहत्थे मासूमों की हत्याकांड ने भारत के इतिहास की धारा को ही बदल दिया। जलियांवाला बाग देश प्रेम का स्मारक बन गया। यहाँ की मिट्टी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तिलक बन गई। वतन परस्ती के इसी जज्बे को सलाम करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए सीमा सुरक्षा बल ने अमृतसर के जलियांवाला बाग से साइकिल रैली निकाली। बीएसएफ के डीआईजी भूपेंद्र सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जलियांवाला बाग से शुरू हुई रैली दिल्ली के राजघाट पर समाप्त होगी। इसका मकसद राष्ट्रीय एकता का संदेश देना है। ये रैली हमने जलियांवाला बाग से शुरू की है और ये जलंधर, खन्ना, सोनीपत होते हुए राजघाट में जाके समाप्त होगी। ये तो आप जानते ही हैं कि पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है, जिससे पूर्वजों के आशीर्वाद से आपका वंश फले फूले और तरक्की हो। यूं तो पिंडदान देश में कई जगहों पर किया जाता है, लेकिन कुछ खास जगह हैं जहां पर श्राद्ध करने से बेहद पुण्य मिलता है और पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। ऐसी ही जगहों में राम जन्मभूमि की भी गिनती होती है। ये एक तीर्थ स्थान है और पिंडदान के लिए सबसे अच्छे स्थलों में से एक है। पवित्र सरयू नदी के तट पर भात कुंड है, जहां लोग ब्राह्मण की अध्यक्षता में अनुष्ठान करने के अपने दायित्व को पूरा करते हैं। एक प्रथा के रूप में लोग अपने पूर्वजों के लिए वहां हवन भी करवाते हैं।
परिवार पहले नदी में डुबकी लगाते हैं और फिर अनुष्ठान के लिए बैठते हैं, जिसके बाद वे गरीबों को भिक्षा देते हैं और फिर घर लौट जाते हैं। 21 सितंबर से शुरू पितृपक्ष 6 अक्टूबर 2021 को समाप्त हो रहा। आपको बताते चलें कि सनातन धर्म में हर सनातनी के लिए 3 ऋणों, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण को प्रधान ऋण माना गया है। इसमें से एक पितृ ऋण को चुकाने के लिए लोग हर साल भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से अश्विन मास की अमावस्या तक श्राद्ध कर्म करते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में जंगलों की आग ने ऐसा विकराल रूप ले लिया है कि उन्हें बचाने के लिए वहां के गवर्नर को करीब 100 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में लगभग 7,400 करोड़ रुपए का फंड जारी करना पड़ा। असल में कैलिफोर्निया की आग अब वहां के मशहूर सेकोया नेशनल पार्क तक पहुंच गई है। ये वो पार्क है जहां इस पृथ्वी पर मौजूद दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने पेड़ मौजूद हैं। लेकिन आग ऐसी तबाही मचाने पर तुली है कि धरती के सबसे पुराने साथियों में एक उन पेड़ों का वजूद भी खतरे में पड़ गया है। आग की ज्वाला की रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐसी तस्वीरें कि नेशनल पार्क के एक हिस्से में बड़े बड़े पेड़ चिता की तरह सुलगते नजर आए। कुछ जगहों पर तो आग जरा सी दिखी, लेकिन वो धुआं इतना छोड़ती नजर आई कि किसी का दम ही निकल जाए। जंगल की ये आग इतनी तेजी से फैल रही है कि दमकल कर्मी वक्त से रेस लगाने में लगे हैं। सेकोया नेशनल पार्क को बचाने के लिए हर तिकड़म बैठाई जा रही है। अगर पेड़ों तक आंच पहुंची तो विनाश हो जाएगा, इसलिए पहले ही उनके तनों को एल्यूमिनियम फॉयल की तरह दिखने वाले खास रैपर से ढक दिया गया है ताकि वो आग न पकड़ सकें। हालांकि एक आध पेड़ आग में हल्के फुल्के झुलसे भी दिखे। दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया में कोका उगाने वाले किसानों के संगठन की सत्ता के लिए महीनों से चल रही लड़ाई में पुलिस पिस गई। वहां राजधानी लापास में विरोधी गुट के किसान प्रदर्शन करते करते पुलिस से जा भिड़े। कोका चाय की तरह एक पौधा होता है जो बोलिविया में काफी मशहूर है और वहां भारी तादाद में उगाया जाता है। इसकी पत्तियों से कोकेन भी बनती है और दवाइयां बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। और बोलिविया में कोका का कारोबार खास मार्केट में होता है जिसे यूनियनें चलाती हैं। उसी से जुड़ी एसोसिएशन की सत्ता पाने के लिए चल रहे संघर्ष में विरोधी गुट के किसान पुलिस पर ही टूट पड़े। पानी सिर से ऊपर जाता देख पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस की बौछार कर दी। इतनी आंसू गैस छोड़ी गई कि हर तरफ धुआं ही धुआं छा गया। सामने साफ साफ दिखना बंद हो गया, लेकिन किसान भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने पुलिस को ईंट का जवाब पत्थर चलाकर दिया। हालांकि सोशल मीडिया पर एक कुत्ते की नाक